अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। आज हमारे चैप्टर नंबर 2 में से लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है, जिसका ताल्लुक़ है बुनियादी तौर पे मल्टीप्लिकेशंस ऑफ ए वेक्टर्स बाय नंबर एंड स्केलर्स। आज के जो टॉपिक्स में हम इन चीज़ों को देखेंगे कि कल 2 वेक्टर्स आपस में ऐड करने के बारे में पढ़ा था, फिर 2 वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया था। आज हम ये पढ़ना चाहते हैं कि क्या एक वेक्टर जो है वो स्केलर या किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है। तो सबसे पहले जो बात समझने वाली ये है कि ये जो नंबर्स और स्केलर 2 वर्डिंग यूज़ की गई हैं, क्या इनमें कोई थोड़ा डिफरेंस है? तो जवाब ये कि यस, एक मामूली सा डिफरेंस पाया जाता है। पहले उसको देखते हैं। नंबर्स डिजिट्स को कहा जाता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं होती। जैसे 5, 3, 8, -5, -8 ये डिजिट्स हैं, इनको नंबर कहेंगे। इसके बाद इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी इसको प्लस ही पढ़ सकते हैं और माइनस ही पढ़ा जा सकता है। जबकि इसके मुकाबले में जो स्केलर्स होगा उसको जब बयान करेंगे तो मैग्नीट्यूड एंड यूनिट दोनों होंगी। जैसे मैंने कहा ना 5 किलोग्राम, अगर कोई फासला बयान करना है तो 5 मीटर, इसका मतलब वहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड और साथ क्या चाहिए, यूनिट। इट ऑलवेज पॉजिटिव, याद रखना है कि स्केलर्स को जब बयान करेंगे तो वो फिजिकल क्वांटिटी है, वो नेगेटिव तो नहीं हो सकती। ज़ाहिर उसके वजूद का होने के लिए उसका पॉजिटिव होना ज़रूरी है। इस वजह से इसमें ये फैक्टर पाया जाता है कि ये पॉजिटिव होगा। अब हम बारी बारी मल्टीप्लिकेशन की तरफ आते हैं। तो यूँ हम मल्टीप्लिकेशन जो वेक्टर्स की है नंबर और स्केलर के साथ, उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाई पॉजिटिव नंबर, एक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाई नेगेटिव नंबर, और तीसरी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर बाई क्या है, स्केलर। सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव नंबर। पहले तो ये देखें, ये पॉजिटिव नंबर कौन से नंबर को कहा जाता है? ऐसे नंबर जिनकी वैल्यूज 0 से ग्रेटर होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 प्लस इसको कहते हैं। ये सारे कौन से नंबर कहलाते हैं? पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर में हमने एक नंबर ले लिया, लेट्स दिस नंबर इज 2 which is greater than 0, which is the positive number। अब हमारे पास एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। हम उसको एक फर्जी डायग्राम से यहाँ शो कर दिए। नाउ इफ वी मल्टीप्लाई दिस n विद a और 2 मल्टीपल विद 5, तो न्यू रिजल्ट इज दिस। तो हम देखेंगे n को जब a से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो na इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स। इट मीन पहले मैग्नीट्यूड 5 थी, अब मैग्नीट्यूड क्या होगी, 10। तो पहली तब्दीली मैग्नीट्यूड चेंज होगी। पहले इसका जो सिंबल चल रहा था वो प्लस था, अब भी सिंबल इसका क्या चल रहा है, प्लस। इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, लिहाजा अब हम ये वेक्टर उससे लंबाई में तो लंबा होगा, ज़्यादा लेंथ शो करेगा, मगर डायरेक्शन तब्दील नहीं होगी। तो समझ में आ गई बात कि जब वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं मैग्नीट्यूड चेंज होती है मगर डायरेक्शन चेंज नहीं होती। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर बाय नेगेटिव नंबर। द नंबर विच लेस देन 0 इज नेगेटिव नंबर्स। जो 0 से छोटे हैं, जो -2, -5, ये नेगेटिव नंबर कहलाते हैं। ये 0 से छोटे नंबर के तौर पे होंगे। इसमें हमने वो नंबर ले लिया, लेट्स -2, वो नेगेटिव नंबर क्या ले लिया, -2। फिर वही वेक्टर ले लिया 5 सेंटीमीटर और ये उसकी वैल्यूज दे दी। अगर आप n को मल्टीप्लाई करते हैं a के साथ तो देन -2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो आंसर क्या मिलेगा, -10 सेंटीमीटर। अब जरा गौर करें कि इस वेक्टर्स की जो वैल्यूज थी वो पहले क्या थी, 5, अब इसकी कीमत क्या हो गई है, 10। तो क्या मैग्नीट्यूड चेंज हो गई? यस। पहले इसकी अलामत क्या थी, प्लस, अब इसकी सिंबल क्या चल रहा है, माइनस। क्या सिंबल चेंज हुआ? यस। जैसे सिंबल चेंज हुआ पता चला डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इससे साबित ये हुआ कि अब लंबाई तो हम उससे ज़्यादा शो कर रहे थे, मगर अब डायरेक्शन को भी उसके क्या कर देंगे, अपोजिट इन उल्ट कर देंगे। तो अब क्लियर हुआ कि जब नेगेटिव नंबर के साथ वेक्टर मल्टीप्लाई होता है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, चेंज। यहाँ ओनली चेंज इन मैग्नीट्यूड बट नो चेंज इन डायरेक्शन, यहाँ बोथ आर चेंज। तीसरे नंबर पे आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर बाय स्केलर्स। अब स्केलर्स में पहली खूबी याद रखना है कि स्केलर के पास मैग्नीट्यूड भी होगी, यूनिट भी होगी और क्या होगी, डायमेंशन भी। तो हमारे सामने एक सवाल उठेगा कि क्या वेक्टर के साथ स्केलर मल्टीप्लाई हो सकता है? तो हम जवाब देंगे यस, हो सकता है। तो क्या वेक्टर के साथ स्केलर मल्टीप्लाई करने से आंसर वेक्टर आएगा? हमारा जवाब ये होगा यस, वेक्टर आएगा। फिर तीसरा सवाल, क्या वही वेक्टर होगा या नया वेक्टर होगा? जवाब नहीं, ये न्यू वेक्टर्स होगा। जो न्यू वेक्टर्स होगा उसमें क्या चीज़ नहीं होगी, तो हम उसे बताएंगे कि उसमें नई चीज़ मैग्नीट्यूड होगी, उसमें नई चीज़ क्या होगी, यूनिट होगी, और उसमें नई चीज़ क्या होगी, डायमेंशन होगी। इट मीन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो अभी वेक्टर क्वांटिटी हासिल होगी उसकी मैग्नीट्यूड, यूनिट और
डायमेंशन, तीनों क्या होंगे, चेंज होंगे। याद रखना है नंबर्स के अंदर डायमेंशन का कोई कंसेप्ट मौजूद नहीं है। अब आते हैं जी एग्जाम्पल इसमें लेते हैं कि जी जब हम इसको मोमेंटम का एग्जांपल लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो ये बेटा जो वेलोसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है और मास कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। तो इनके मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर वेलोसिटी हासिल हुआ, नहीं मोमेंटम मिला। इट मीन एक नई क्वांटिटी मिल गई और नई क्वांटिटी की क्या चीज़ चेंज होगी, मैग्नीट्यूड चेंज होगी। क्या चेंज हो गया, यूनिट चेंज होगी। क्या चेंज हो गया, डायमेंशन। जरा देखते हैं, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, जबकि मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अच्छा, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT-1, जबकि मोमेंटम की क्या होती है, MLT-1। तो दोनों में हम देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड और यूनिट और डायमेंशन सारे के सारे क्या हो गए, चेंज हो गए। ये अमल कब होगा, जब हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे किसी स्केलर को किसके साथ, किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ। सो क्लियर हुआ कि वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से ज़रब देंगे तो मैग्नीट्यूड चेंज होगी, डायरेक्शन नहीं होगी। नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाएंगी। और अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, मैग्नीट्यूड चेंज होगी, यूनिट चेंज होगी और डायमेंशन भी चेंज होगी। इससे जी बेटा इसमें हम पढ़ रहे थे कि यूनिट वेक्टर्स क्या होगा। तो लास्ट वीडियो में जैसे मैंने कहा था कि यूनिट वेक्टर्स हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं। तो यूनिट वेक्टर के बारे में सबसे पहले ये ज़हन में रखें कि जब कोई चीज़ का नाम पढ़ा जाता है वहीं से उसके बारे में रिजल्ट निकाला जाता है, उसको समझा जाता है। लफ्ज़ है यूनिट, यूनिट का मतलब 1 होता है। यूनिट का मतलब क्या होता है, 1। इट मीन इस वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड क्या होगी, 1 होगी। सो उसी बुनियाद पर डेफिनेशन देखिएगा, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है, 1। जैसे मैग्नीट्यूड बयान करते हैं 5, 4, 3। अगर मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 एंड विद नो यूनिट, और उसकी कोई यूनिट भी नहीं होगी, इन ए गिवन डायरेक्शन, किसी खास सिमत में, इट इज़ कॉल्ड क्या होगा, यूनिट वेक्टर्स। तो कोई चीज़ें चेंज हुई हमने कि यूनिट वेक्टर में एक चीज़ बाकी वेक्टर से मुख्तलिफ है कि मैग्नीट्यूड कितनी है, 1, डायरेक्शन है यस, मगर इसकी यूनिट नहीं है। इस वेक्टर को कौन से वेक्टर कहते हैं, यूनिट वेक्टर्स। अब ज़रा यूनिट वेक्टर की डिनोट करने का अमल कैसे होगा। हर वेक्टर को हम जब शो करते हैं तो जैसे F लिखा ऊपर एरो लगा दिया, A लिखा ऊपर एरो लगा दिया, मगर इसके ऊपर एरो का निशान नहीं होगा। इट इज़ डिनोटेड बाई हैट। ये जैसे इंग्लिश में V ऐसे होता है तो उसे उल्टा कर दें ऐसे, तो ये हैट का निशान, उल्टी V का निशान, इसको हम लेटर के ऊपर डालेंगे। जैसे A के ऊपर हैट डाला तो यूनिट वेक्टर बन गया, B के ऊपर हैट डाला तो यूनिट वेक्टर बन गया। तो बेटा A के ऊपर अगर हैट होगा तो इसका मतलब अंडरस्टूड बात है कि इसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी। अगर एरो होता तो कोई मैग्नीट्यूड का क्लियरेंस मौजूद नहीं थी। एग्जैक्ट इसी तरीके से जब हम किसी वेक्टर को डिस्क्राइब करते हैं तो बेसिकली 2 बड़ी चीज़ों को फाइंड करते हैं, वेक्टर, आगे उसकी मैग्नीट्यूड, और क्या होगी, डायरेक्शन। आप जानते हैं कि यूनिट वेक्टर के अंदर अपनी कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए मैंने इसका जिक्र नहीं किया। तो वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड और क्या होगी, डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर को कंप्लीटली शो करना हो, जैसे हमने पीछे ग्राफिकल मेथड में शो किया था, तो इंग्लिश के लेटर के ऊपर एरो डाल देते हैं, इट इज़ कंप्लीट वेक्टर्स। इसमें मैग्नीट्यूड भी आ गई, डायरेक्शन भी आ गई। अब हम इसको अगर अलग-अलग करना चाहें तो जो मैग्नीट्यूड है उसको कैसे शो करते हैं, तो आपको याद होगा कि एरो के साथ हमने 2 पैरेलल लाइन लगाई थी। इन 2 पैरेलल लाइन को हम मॉड कहते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंट फॉर मैग्नीट्यूड। फिर हमने आगे डायरेक्शन का तयन किया। जब डायरेक्शन का तयन किया, इसके लिए हमने कोई सिंबल अभी तक नहीं पढ़ा। अब हमने जो यूनिट वेक्टर पढ़ा है ये बेसिकली डायरेक्शन का क्या है, सिंबल है। ये उसकी जगह पे ये आएगा। इसको कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये। अब देखें वेक्टर क्या है, एरो के साथ, मैग्नीट्यूड किसके है, मॉड के साथ, और डायरेक्शन किसके साथ है, यूनिट वेक्टर के साथ। तो यूनिट वेक्टर कैसे मालूम करेंगे, इसको उधर डिवाइड करें तो वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, यूनिट वेक्टर्स के। इसी तरीके से अब यूनिट वेक्टर्स कुछ ऐसे भी हैं जो डायरेक्शन फिक्स करके शो किए जाते हैं। मसलन आपने पीछे डायरेक्ट पढ़ा था कि लॉन्ग एक्स एक्सिस, लॉन्ग वाई एक्सिस, लॉन्ग क्या जी एक्सिस। जब आप एक्स एक्सिस पे जाते हैं तो ये एक मखसूस डायरेक्शन है। इस मखसूस डायरेक्शन की यूनिट वेक्टर का नाम क्या होगा, आई। लॉन्ग वाई एक्सिस का नाम क्या होगा, जे। और लॉन्ग जी एक्सिस का नाम क्या होगा, के। इट मीन्स अगर मैं एक वेक्टर को इस सिमत में शो कर देता हूँ ऐसे, तो इस वेक्टर को मैं कहूँगा एक्स, यानी लॉन्ग एक्स एक्सिस, ऊपर एरो मौजूद है। अगर मैं एरो को हटा दूँ तो फिर कौन सी चीज़ लिख दूंगा, आई। आई मीन इलांग क्या हुआ, एक्स एक्सिस। अगर यही इलांग वाई एक्सिस होता फिर क्या लिखता, जे। अगर ये इलांग जी एक्सिस होता फिर क्या लिखता, के। तो जब आई यूनिट वेक्टर लिख दिया तो फिर एरो नहीं लिखेंगे, क्योंकि एरो भी डायरेक्शन को शो करता है और यूनिट वेक्टर भी किसको शो करता है, डायरेक्शन को। जैसे आई, जे, के 3 मखसूस यूनिट वेक्टर हैं, तो 2 यूनिट वेक्टर और भी इनके साथ शामिल हैं, जिसमें एक का नाम आर है
जो पोजीशन के लिए यूज होता है, एक का नाम n है जो नॉर्मल यानी किसी सतह के ऊपर परपेंडिकुलर शो करता है, इसे n यूनिट वेक्टर का नाम देते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमने ये वेक्टर्स वेलोसिटी का लिखा, ये उसकी मैग्नीट्यूड है और ये इसकी क्या है, यूनिट। अब यूनिट वेक्टर को जरा अलग करें तो वेक्टर बट इट्स मैग्नीट्यूड, तो ऊपर वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड, तो नीचे मैग्नीट्यूड की यूनिट भी क्या होगी, मीटर पर सेकंड। तो बेटा दोनों सेम यूनिट कैंसिल हो जाएंगी, लिहाजा इस वेलोसिटी यूनिट वेक्टर की अपनी कोई यूनिट मौजूद नहीं होगी। जो मैंने मेंशन किया था कि इसकी यूनिट नहीं होती, उसको यहाँ स्पेसिफाई किया। नेक्स्ट देखते हैं नल वेक्टर्स। नल जीरो को कहते हैं, यकीनन मैंने कहा नाम से पहचान लें, तो क्या है, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। आर्बिट्रेरी का मतलब है फर्जी। याद रखना जब मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगी तो आप उसको पेपर पे शो नहीं कर सकते, लिहाजा डायरेक्शन भी फर्जी तयन करनी पड़ेगी। तो ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो हो और डायरेक्शन उसकी आर्बिट्रेरी हो, इस वेक्टर को कौन सा वेक्टर कहते हैं, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। कैसे हासिल हो सकता है बेटा, जब दो एक जैसे वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, मसलन a माइनस a, तो फिर हम इसको जीरो नहीं लिख सकते क्योंकि जीरो स्केलर है, तो हम इसे वेक्टर के तौर पर लिखने के लिए क्या लिखेंगे, नल वेक्टर्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वेक्टर को क्लोज पाथ में ऐड करते हैं, यानी एक वेक्टर सामने ऐसे ऐड किया, फर्ज करें एक वेक्टर ऐसे ऐड किया, एक वेक्टर ऐसे ऐड किया, एक यहाँ ऐड किया, तो क्लोज पाथ बन गया। इसका जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो नहीं होगा बल्कि क्या होगा, नल वेक्टर। इसका कंसेप्ट यहाँ हमारे पास आगे चलते एक छोटा सा पॉइंट खड़ा है, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर का मतलब बराबर होना, यानी द वेक्टर्स विच हैव सेम मैग्नीट्यूड, यानी वो सारे वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड आपस में क्या हो, सेम हो, एंड डायरेक्शन, और डायरेक्शन भी क्या हो, सेम। अगर सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन के दो वेक्टर खड़े हैं, रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट, इससे कतई नजर के वो शुरू कहाँ से होते हैं, उनका इनिशियल पॉइंट कहाँ पे है। इनिशियल पॉइंट बेशक उनका डिफरेंट हो, मगर अगर उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तो वो आपस में क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। जैसा कि बेटा ये वेक्टर बी खड़ा है, ये वेक्टर क्या खड़ा है, ए है, इन दोनों की लंबाइयां बराबर हैं तो मैग्नीट्यूड बराबर, एरो सेम से डायरेक्शन में तो डायरेक्शन सेम होगी। इनका इनिशियल पॉइंट दोनों का मुख्तलिफ हो सकता है, कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, मगर ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो याद रखना है हर इक्वल वेक्टर, दो इक्वल वेक्टर, तीन इक्वल वेक्टर हमेशा आपस में क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर पैरेलल वेक्टर इक्वल भी हो, लेकिन ये जरूरी है कि हर इक्वल ऑलवेज क्या होगा, पैरेलल। तो ये था हमारा आज का लेक्चर इक्वल वेक्टर तक। इंशाल्लाह बाकी के लेक्चर्स में हम कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।